नमस्कार दोस्तों, वेद मैया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की किताब का हमारे अतीत के अध्याय 2 का पार्ट 3 देखेंगे। सर्वोच्चता का दावा से। दोस्तों, सर्वोच्चता का दावा से ऊपर जो भी टॉपिक्स थे, ब्रिटिश कंपनियों का भारत में आगमन और उन्होंने व्यापार के साथ साथ साम्राज्य कैसे स्थापित किया, प्लासी के युद्ध के बारे में, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने शासन शुरू कैसे किया, हमने सभी जानकारी हासिल कर ली है। आज हम सर्वोच्चता का दावा से आगे देखेंगे। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, उपरोक्त विवरण है दोस्तों, मराठों से युद्ध हुआ और मराठों से 3 बार युद्ध हुआ और तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। यानी ये बात है 1870 से 1819 के बीच की, 1817 से 1819 तक। और 1819 के बाद बाजीराव पेशवा थे, उनको हराकर यानी कि मराठों की पूरी ताकत को कुचल करके अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1830 से 1823 तक, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोकटोक नहीं चली। यानी कि यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, लोगों ने उनमें रोक टोक भी की। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में बात करें तो 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि कंपनी ने जब साम्राज्य स्थापित करके मुग़लों को हराया, उनके बाद मराठों को भी हराया, और मराठों को हराने के बाद जब पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला, तब उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। लेकिन विस्तारवादी नीति अपनाने के बाद भी और पूरे साम्राज्य के अधिपति होने के बाद भी लोगों ने उनमें रोक टोक की। यह पहला किस्सा था रानी चेन्नम्मा का, जिन्होंने कित्तूर में हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उन्होंने 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली से के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। यानी अंग्रेज़ों ने जो नीति अख्तियार की थी, साम्राज्यवादी नीति, उनके खिलाफ जो भी आए उनको उन्होंने पुलिस कार्यवाही करके जेल में डाला या फिर फांसी की सज़ा दी। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ जो लंबी लड़ाई लड़ी, उनका पूरा वीडियो मैं आपको लाइव लेक्चर्स में ज़रूर दूंगा। और अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वह अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया।
1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, लेकिन पंजाब का महाराजा था रणजीत सिंह। इसने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के सारे 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज़ों यानी कि कंपनी की दाल वहाँ नहीं गलने दी, यानी कि अंग्रेज़ों को वहाँ घुसने नहीं दिया। उसके बाद देखते दोस्तों विलय नीति। तो विलय नीति को एक दूसरा नाम है खालसा नीति, यानी कि ऐसा राज्य विलय कर दिया जाता था जिसका कोई वारिस न हो। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी पहचाना जाता है। आधुनिक भारत के पिता को लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, लेकिन वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। पर लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगी क्योंकि नवाब लोकप्रिय थे और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ दोस्तों देखते हैं कि 1797 का जो मैप है, जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है वह ब्रिटिश शासन के अधीन के क्षेत्र थे और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वह क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। यानी कि यहाँ साफ साफ आप देख रहे हो कि यह कलकत्ता जहाँ पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री लगाई थी और हैदराबाद के पास का कुछ हिस्सा और यहाँ मैसूर के पास का हिस्सा, मद्रास और यहाँ तक यहीं पर ही कंपनी का शासन था, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन इतना ही क्षेत्र था। और 1840 में आप मैप को देख सकते हैं कि कितना बदलाव आया और अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश शासन था वह कहाँ तक फैला आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद का ये जो मैप है जो 1857 जब सिपाही विद्रोह हुआ उस वक्त का ये मैप है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह भारत के सभी भूभागों पर ब्रिटिशरों ने कब्जा किया। आगे देखते हैं दोस्तों नए शासन की स्थापना। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे जिनकी प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो दोस्तों ये 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन तीनों में गवर्नर था और इन तीनों गवर्नर के ऊपर था गवर्नर जनरल और वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दोस्तों, ये दोनों तरह की व्यवस्था अभी हमारे देश में चल रही है। हर ज़िले में 2 तरह की अदालत होती है, एक दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी किसको कहते हैं? तो काजी एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। और महाभियोग देखें दोस्तों, तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 7 साल तक चला था। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोस्तों, जब दीवानी और फौजदारी व्यवस्था स्थापित की गई तब बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित थे, वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए और इसमें समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और एक व्यक्ति था N.B. हालहेड। ये जो संकलन तैयार किया पंडितों ने, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का जिम्मा सौंपा था और इसने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ तब उसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था। अभी की जो व्यवस्था है, हाल की व्यवस्था में भी कलेक्टर जिला का सबसे बड़ा ओहदा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थे। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में
किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, ताड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं निष्कर्ष। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई बाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से लेकर के 8 माह का समय लगता था। बाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। हमने मैप में भी देखा। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो और अन्यत्र क्या प्रक्रिया चल रही थी, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिर पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले सभी एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। दोस्तों, यह आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उनके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के सामान ही उन्हें परखा, पशुओं के समान ही उसको परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। दोस्तों, यहाँ हम दूसरा अध्याय पूर्ण करते हैं और ये जो आप देख रहे हैं स्वाध्याय, वह हम सारे स्वाध्याय एक साथ लेंगे, यानी कि 5 चैप्टर के स्वाध्याय एक साथ ले लेंगे ताकि आपका
फिर से रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ तक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।